हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 10 का भूगोल जियोग्राफी का चैप्टर 1, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। आइए हम लोग पढ़ते हैं संसाधन एवं विकास क्या होता है। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभव और सांस्कृतिक रूप से मान्य संसाधन कहलाता है। पानी, स्कूटर, बस, रेल इत्यादि। अब जैसे कि समझिए, मतलब कोई भी हमारे जो पर्यावरण में प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूर्ति करता है। यानी कि देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोहा अयस्क निकालें, हम ज़मीन से खोद कर क्या निकालें, लौह अयस्क निकालें, लेकिन लौह अयस्क के बनाने के लिए, लौह अयस्क से लोहा बनाने के लिए हमारे पास इंडस्ट्री है ही नहीं। क्या नहीं है? इंडस्ट्री, उद्योग मतलब है ही नहीं। तो लौह अयस्क हम हमारे पास है, लेकिन लोहा उसके बनाने के लिए इंडस्ट्री है ही नहीं है, तो हमको कैसे उसको संसाधन कहेंगे? क्या हम लौह अयस्क को प्रयोग कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमको लोहा ज़रूरत है। तो इसी प्रकार से सभी चीज़ का होना जरूरी है। तो जैसे कि देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भौतिक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिक और संस्थाएं। देखिए, हम क्या करते हैं कि पर्यावरण से जो भी वस्तु हमको मिलता है, जो ज़रूरत की चीज़ होती है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुएं कि प्रकृति द्वारा क्या करते हैं, प्रौद्योगिकी के द्वारा हम उसको रूपांतरित करते हैं, प्रकृति से हम क्रिया कराते हैं और आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक डेवलपमेंट के लिए मानव क्या करता है, अनेक अनेक प्रकार के संस्थाएं बनाता है। पहले तो प्रकृति से हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं और उसको कहाँ ले जाते हैं, प्रौद्योगिकी में, इंडस्ट्री में ले जाते हैं, और इंडस्ट्री से उसको आर्थिक क्रिया के मतलब और उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं। तो यह ट्रेंगल को आप समझिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पर संसाधन का वर्गीकरण किया गया है, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन और एक मानवीय। तो प्राकृतिक को देखिए दो भागों में बांटा गया है, यानी कि नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। अनवीकरणीय यानी कि वैसा संसाधन जो पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं, मतलब तुरंत खत्म हो जाएगा एक बार प्रयोग करने के बाद। और नवीकरणीय का मतलब कि इसको हम बार बार प्रयोग कर पाएंगे। नवीकरणीय को दो भागों में बांटा गया है, एक पुनः चक्रीय और दूसरा अचक्रीय। तो पुनः चक्रीय यानी कि धातु को रखा गया है, इन्हें पुनः चक्रीय करके प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अचक्रीय, जिसको प्राप्त किया ही नहीं जा सकता है, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या किया जाएगा, जैसे कोयला, पेट्रोल, ये सब चीज़ क्या है, तो जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आते हैं। एक बार जब खत्म हो जाएंगे तो फिर दोबारा नहीं मिल पाएंगे। और नवीकरणीय में रखा गया है जैव संसाधन, जैसे कि प्राकृतिक वनस्पति, वन को रखा गया है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि वन किस प्रकार का संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन। और वन्य जीव यानी कि जो जीव जंतु हैं, जानवर जिसे कह सकते हैं, पशु कह सकते हैं, तो वो सब क्या में आ जाएंगे, जैव संसाधन में। मनुष्य भी आ जाएगा वन्य जीव में, सब मतलब जैव संसाधन में सब आ जाते हैं। और सतत, सतत अथवा प्रवाह, तो सतत अथवा प्रवाह किसको रखा गया है, तो पवन और जल को रखा गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जानेंगे संसाधन के प्रकार। तो देखिए, संसाधन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो आइए एक एक को पढ़ते हैं। अब जानेंगे क्या होता है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन कि वैसा संसाधन जिसकी उत्पत्ति प्रकृति द्वारा हुई है, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि देखिए, जो नेचर से मिला है हमको, क्या से मिला है, प्रकृति से मिला है, उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। जैसे कि कोयला, पानी, हवा आदि, ये सब क्या है, कोयला है या पानी है, इसको कोई नहीं बनाया है, प्राकृतिक द्वारा खुद से बना हुआ है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राकृतिक संसाधन चार प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर, पहला क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा स्वामित्व के आधार पर। और तीसरा विकास के आधार पर। और चौथा होता है समयाप्ता के आधार पर। तो आइए एक एक अब हम जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, विकास के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और समयाप्ता के आधार पर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अगर सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिएगा, जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन कौन से? तो जैव और एक अजैव। याद रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है, एमसीक्यू यहाँ से बहुत ज़्यादा पूछते हैं। संसाधन चैप्टर बहुत ही वीवीआई के मतलब चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो वैसा संसाधन जिनकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, उन्हें
और जिनमें जीवन व्याप्त होता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। देखिए जीवमंडल, यानी कि जैवमंडल किसे कहते हैं, तो देखिए जहाँ पर 3 चीज अनिवार्य होता है, एक क्या, स्थल, जल और हवा। मतलब पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर तीनों तीनों चीज एक साथ हो, क्या क्या, तो स्थल, जल और हवा, उसको बोलते हैं जैव मंडल। और जिस संसाधन की प्राप्ति हमको जैव मंडल से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जैव संसाधन कहते हैं। देखिए फिर से हम समझाते हैं, समझिएगा। देखिए जैव मंडल किसे कहते हैं, पहले ये समझिएगा। तो वैसा भूभाग जहाँ पर स्थल, जल और हवा तीनों एक साथ रहे, और फिर उस संसाधन से और उस भूमि से हमें जो संसाधन मिलता है, उस मंडल से जो संसाधन मिलता है, उसे हम कहते हैं जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य के लिए तीनों चीज जरूरी है, स्थल भी जरूरी है, जल भी जरूरी है और हवा भी जरूरी है, तो ये जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। उसी प्रकार से मत्स्य यानी कि मछली, तो मछली भी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैव संसाधन के अंतर्गत आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अजैव संसाधन। देखिए कि वैसा संसाधन जो निर्जीव वस्तु से बने होते हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। देखिए चट्टान जो है जिसमें जान नहीं होता है, यानी कि निर्जीव वस्तु से जो बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई दोस्त भी है जो मैट्रिक का तैयारी कर रहा है, बोर्ड का एग्जाम देना है, उसे आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। और ये पूरा वीडियो आप लोगों को कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा 6 मंथ में। आगे बढ़ते हैं, पूरा वीडियो पर बने रहें। अब हम लोग जानेंगे स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो स्वामित्व के मतलब क्या समझना है सर, तो समझते हैं। देखिए स्वामित्व शब्द को अगर आप समझिएगा तो आपको कोई भी चीज़ आसान लगने लगेगा। तो स्वामित्व का मतलब होता है मालिक। क्या होता है, मालिक, यानी कि मालिक के आधार पर। देखिए पूरा तो संसाधन बहुत सारे हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, तो संसाधन को देखिए, संसाधन अलग अलग है तो उसका मालिक भी अलग अलग होगा। तो कोई मान लीजिए ऐसा संसाधन जिस पर कोई एक आदमी का अधिकार होगा, कि कोई संसाधन ऐसा होगा जगह पर 2-3 गो आदमी का अधिकार होगा, और कोई ऐसा संसाधन होगा जगह पर कोई खाली देश का अधिकार होगा। किसका होगा, डी फॉर देश लिख दे रहे हैं, मतलब कि कंट्री, सी फॉर कंट्री, यानी कि कोई देश का अधिकार होता है। मतलब कि अगर कोई संसाधन है जिस पर केवल एगो व्यक्ति का अधिकार है, कोई ऐसा संसाधन होगा जिस पर पूरा मतलब 3-4 गो आदमी का या उससे अधिक आदमी का अधिकार होगा, और कोई ऐसा संसाधन होगा जिस पर एक देश का अधिकार होगा, और कुछ ऐसे संसाधन होंगे जिन पर 2-4 देश का अधिकार होगा या उससे अधिक देश का अधिकार होगा। तो उसके आधार पर, मतलब कि मालिक के अधिकार पर, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, तो व्यक्तिगत, सामुदायिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। आइए एक एक हम जानते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। मतलब निजी क्या सर, तो निजी यानी कि खास खास, दम खास एगो आदमी पास। जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, तो मोबाइल क्या है, तो मोबाइल मेरा खास है, केवल हम चलाते हैं, मेरा फ़ोन है, हम चलाते हैं। तो इसी प्रकार से बाइक भी हो सकता है, आपका जो गाड़ी है, गाड़ी कैसा हो जाएगा, व्यक्तिगत, मतलब कि एक आदमी केवल चला रहा है, मतलब एक आदमी का जिस पर अधिकार हो उसे क्या कहेंगे। जिन संसाधनों का स्वामित्व मतलब मालिक निजी व्यक्ति के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मोबाइल से आप अच्छा समझ सकते हैं, मोबाइल मेरा है तो हम व्यक्तिगत है, निजी है, खास अधिकार है, विशेष, तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कि किसी किसान का जमीन, जैसे जमीन ही है, तो जो जमीन है, अगर एक जमीन का टुकड़ा है तो मान लीजिए मेरा दादाजी का नाम होगा तो दादाजी के नाम से होगा। अब तो उसको दूसरा आदमी नहीं कह सकता है कि मेरा जमीन है, तो किसी खास व्यक्ति के अधिकार है ना उस पर। घर, तो घर है तो घर मेरे पापा के नाम से होगा या पापा उस पर रहते हैं, तो अब गाँव वाला के नहीं कहेगा कि घर से हट जाओ, तुम्हारा घर नहीं है, यानी कि व्यक्तिगत आदमी के अधिकार है इस पर। तो जो एक निजी व्यक्ति के पास जिसका अधिकार होता है या वैसा संसाधन जिसका मालिक कोई एक निजी व्यक्ति होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। तो आप इस चीज को समझे होंगे। सामुदायिक संसाधन, अब समझते हैं कि मान लीजिए गांव में कोई चीज है, तो उस पर कोई पूरा समुदाय का अधिकार होगा। जैसे कि आपको समझाना चाह रहे हैं, खेल का मैदान, तो खेल का मैदान जैसे कि आप समझ सकते हैं, तो उस पर जो है पूरा समुदाय का अधिकार होता है। जैसे कि मान लीजिए एक गांव में अलग अलग समुदाय के लोग रह रहे हैं, तो वहाँ पर हर समुदाय के लोग वो फील्ड में खेलने जा रहे हैं, इस फील्ड में पूरे समुदाय के लोग खेलने जा रहे हैं, तो कैसा संसाधन हो जाएगा, सामुदायिक। या चारागाह है, तो चारागाह पर जो मवेशी लोग होते हैं उन्हें चराया जाता है, तो चारागाह भी क्या हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन। फिर यह तालाब हो जाएगा,
फिर पार्क, पार्क है तो पार्क में भी घूमने अलग अलग समुदाय के लोग जाते हैं, अलग अलग समाज के लोग जाते हैं। और शमशान घाट, मान लीजिए कहीं पर शमशान घाट है तो वहाँ पर पूरा समुदाय का अधिकार होता है, तो उसे कहेंगे सामुदायिक संसाधन। कि ऐसा संसाधन जिनका स्वामित्व यानी कि मालिक समुदाय या समाज होता है, उन्हें हम सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो मुझे आशा है कि आप समझे होंगे कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय संसाधन, देखिए राष्ट्रीय यानी कि देश, राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश। अब वैसा संसाधन जिस पर पूरा अधिकार किसका होता है, एक देश का होता है, उसे हम क्या है कहेंगे, राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि सरकारी ज़मीन, सरकारी ज़मीन में किसका अधिकार है, देश का। वो चाहे तो सरकारी ज़मीन में कुछ भी बना सकता है, स्कूल कॉलेज रेल बिछा सकता है, प्लांट लगा सकता है, तो देश का मतलब देश का अधिकार होता है। सड़क हो गया, रेल हो गया, रेल पर पूरा अधिकार किसका है, तो देश का। तो वैसा संसाधन जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। तो राष्ट्रीय संसाधन आप समझे होंगे कि मतलब कि जो भी अधिकार है वो किसके पास होना चाहिए, देश के पास हो जाना चाहिए। तो जो जो संसाधन के पास देश के पास अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, कि वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, आइए रुकिए समझाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई यहाँ पर संसाधन है, यहाँ पर कोई संसाधन है, कोई वैसा संसाधन होगा और जिस पर संसाधन है और कोई संस्था उसको नियंत्रण कर रहा है। संस्था, देखिए कोई संसाधन है और उस पर नियंत्रण कौन कर रहा है, तो संस्था नियंत्रण कर रहा है। कौन संस्था कर रहा है, तो अलग अलग प्रकार की संस्थाएं होते हैं। देखिए एक संस्था बनाई जाती है जो दो चार देश मिलकर या दो चार संस्था उसको नियंत्रण करेगा, मतलब कि अलग अलग देश का जो संस्था है उसको नियंत्रण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। यहाँ पर संसाधन है और उसको नियंत्रण कौन कर रहा है, तो अन्य संस्थाएं कर रही हैं, जो कि दो चार देश का है, अलग अलग देशों का जो संस्था है उस संसाधन पर नियंत्रण कर रही है। तो मतलब कि वैसा संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं द्वारा की जाती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा की जाती है, उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि खनिज तेल, खनिज तेल जहाँ जहाँ भी निकल रहा है वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नियंत्रण करती है। और जैसे कि महासागर पर भी नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होता है, और उसी प्रकार से महासागरीय जल मार्ग का भी जो नियंत्रण होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर हम कहना चाहेंगे प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको बेहतर से बेहतर हम कंटेंट लाकर आपको देते रहें। और हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि विकास के आधार पर, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं। देखिए विकास के आधार पर संसाधन के प्रकार, समयता के आधार पर संसाधन के प्रकार, और संसाधन का विकास कैसे किया जा सकता है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, और रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है। तो हम ये चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।